हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र का जीएस पॉइंटर स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में वीडियो नंबर 8। इससे पहले आधुनिक भारत का 7 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में घटना चक्र जीएस पॉइंटर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। यह जो है वो पूरे आधुनिक भारत का भी 2 वीडियो और आएगा इसके अलावा, मतलब टोटल 10 वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले यह जो है वो ऑनलाइनर फॉर्म में है और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास का घटना चक्र का एक और वीडियो जो एमसीक्यू फॉर्म वाला है, घटना चक्र का जो सब्जेक्ट वाइज बुक आती है अलग अलग, उसमें विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों का पूरा आधुनिक भारत का अपलोड कर दिया गया है। वो अगर नहीं देखें तो जाकर वो भी देखिए, उसके बाद ये देखिए तो आपके लिए यह काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। इसके बाद फिर हम लोग गोलमेज सम्मेलन और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इससे अभी तक पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन, गवर्नर जनरल, राष्ट्र फिर 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत का वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कह रहा है वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो है वो प्रारूपित किया था। तो किसने प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना। किसने माना था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे कह रहा है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद फिर भगत सिंह को फांसी दी जाती है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। यह सीक्वेंस था। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, फिर राजगुरु को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कह रहा है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, फिर भगत सिंह को फांसी दी जाती है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और उसके बाद फिर पूना समझौता होता है। आगे है गोलमेज सम्मेलन। कह रहा मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो इन सबों में से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? मौलाना मोहम्मद अली। आगे है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, तो यह जो है वो 1930 में आयोजित हुआ था और इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन जो है वो लंदन में हुआ था। कह रहा लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का जो प्रतिनिधित्व है वो केटी पॉल के द्वारा किया गया था। आगे है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भाग ली थी, मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे। कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एकमात्र तीनों गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो किया गया था। आगे कथन और कारण है। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। यह गलत है। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। आगे कह रहा है गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए गलत है और आर जो है वो सही है। कह रहा महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो वो किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी जो है वो ठहरे थे। आगे कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज में गए थे? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था SS राजपूताना। कह रहा महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो है वो दिसंबर 1931 में खाली हाथ लौटे थे लंदन से। कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा वो कौन था? वह था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर असफल रहा था।
कह रहा उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो भाग लिए थे। आगे कह रहा है कि 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि देखिए यह तीनों जो है वो अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, बल्कि यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो कि 3 सत्रों में संपन्न कराई गई थी। कह रहा है गोलमेज सम्मेलन जो वर्ष 1932 में हुआ था, तो 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। आगे है कि सही कथन है। तो सही कथन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। यह बिल्कुल सही है। कह रहा पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। यह भी सही है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था। आगे है सांप्रदायिक प्रचंड एवं पूना पैक्ट 1932। कह रहा है सांप्रदायिक अधिनियम घोषित हुआ, अधिनिर्णय जो है वो घोषित किया गया। तो यह जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कॉमनियल अवार्ड की घोषणा किया था। कह रहा अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह जो है वो अछूतों के लिए बनाया गया था। फिर आगे एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया गया है। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। यह बिल्कुल सही है। कह रहा है इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव जो है वो पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए और आर जो है वो दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी आर है। आगे कह रहा है कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग यानी कि कॉमनियल अवार्ड ने पृथक क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें जो है वो आवंटित की थी। तो मुसलमानों, सिखों तथा अनुसूचित जातियों को। कह रहा महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन जो है वो प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी जो है वो पहला आमरण अनशन जो है वो कॉमनियल अवार्ड के समय ही प्रारंभ किए थे। आगे कह रहा है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कॉमनियल अवार्ड की घोषणा की। आगे कह रहा सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई। तो सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और दलित वर्ग के लिए 147, कहीं कहीं 148 भी आपको मिल सकता है देखने के लिए। कह रहा है कि पूना समझौता का उद्देश्य था। तो पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना ही पूना समझौता का उद्देश्य था। आगे कह रहा है कि एक कथन है, कह रहा पूना पैक्ट ने कॉमनियल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। यह बिल्कुल सही है। और कह रहा है उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीटें आरक्षण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया। ये भी सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। फिर से कथन और कारण है। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। यह बिल्कुल सही है। और कह रहा है इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित सुनिश्चित की गई हैं, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव जो है वो पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। ये भी सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी आर है। कह रहा है कि श्री BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है। तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। कह रहा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं किए थे, ध्यान रखिएगा। कह रहा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात पूना समझौता जो है वो संपादित किया गया। कह रहा है BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C राजगोपालाचारी तथा MK गांधी में से 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो इसमें से BR अम्बेडकर किए थे, मदन मोहन मालवीय किए थे, C राजगोपालाचारी किए थे। महात्मा गांधी जो है वो 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं किए थे, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। कह रहा है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम जो है वो बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GD बिरला।
कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। फिर कह रहा है दलित वर्गों का संघ जो है वो स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। कह रहा महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, किसने कहा था? यह जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ही कहा गया था। आगे है कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो 1934 में पटना में हुई थी। आगे कह रहा है MN रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पचुमतानु पिल्ले तथा आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था आचार्य नरेंद्र देव। कह रहा है 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। कह रहा है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। कह रहा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किनको जाना जाता था? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता था जयप्रकाश नारायण को। आगे है जयप्रकाश दिवस मनाया गया। तो जयप्रकाश दिवस जो है वो अप्रैल 1946 में मनाया गया। कह रहा श्री नारायण सिंह नारायण थे। तो श्री नरसिंह नारायण जो थे वो समाजवादी थे। आगे कह रहा है कि सही कथन है। तो 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। नेक्स्ट है हमारा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। कह रहा है वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो कहाँ नहीं मिला था? तो पंजाब में पूर्ण बहुमत जो है वो नहीं मिला था। कह रहा है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों का गठन जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। आगे है वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो कहाँ पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? बंगाल में पूर्ण बहुमत जो है वो कांग्रेस को प्राप्त जो है वो नहीं हुआ था। आगे कह रहा है बम्बई, असम, उड़ीसा तथा बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो बम्बई और असम में जो है वो नहीं प्राप्त हुआ था। कह रहा वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या जो थी वो थी 5। कह रहा है कि वर्ष 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। तो वर्ष 1937 में मध्य प्रांत और उड़ीसा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है वो बना। कह रहा वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बिहार में भी बनाई थी, मद्रास में भी और उड़ीसा में भी। कह रहा है कि बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। तो पंजाब में गठन नहीं हुआ था। कह रहा 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। तो गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था वो 28 माह रहा था। कह रहा है कि बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है वो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया। कह रहा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग जो है वो 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। कह रहा कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो कांग्रेस जो है वो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति जो है वो 1937 में कार्यकारिणी कमेटी में अपनाई थी। कह रहा है वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किनको सौंपा गया था। तो यूपी में जो गठित मंत्रिमंडल था उसमें वित्त विभाग जो है वो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। आगे कह रहा है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले था पीरपुर रिपोर्ट, फिर था शरीफ रिपोर्ट, फिर था मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। कह रहा है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो कि 1939 की ये बात है। कह रहा है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में कौन? सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था।
कह रहा हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो कहाँ स्थित है? तो हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी है, यह त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। कह रहा सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो दूसरी बार अध्यक्ष जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था, तो यह जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। कह रहा सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया वह कौन था? तो वो था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। कह रहा वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा है जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। तो यह बात जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने देखा है, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है देसी रियासतें। कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी कब? 1927, और इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। कह रहा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो है वो 1927 में हुआ। कह रहा है वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे है कि भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय अधिकाधिक हुआ, तो भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय जो है वो 1947 में सबसे ज़्यादा हुआ। कह रहा है राज्यों का विलयनीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ था वो कौन थे? तो राज्यों का विलयनीकरण यानी एकीकरण जो हुआ था मतलब राज्यों का, वो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। कह रहा है अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था वो कौन है? तो वो एक था जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। कह रहा भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह कौन सा प्रांत है जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना जो है वो पंजाब रखा था। कह रहा देशी राज्यों में यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर कौन था? तो स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर जो था वो था हैदराबाद। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध। कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के समय के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का अगर आश्वासन मिलेगा तो भारत जो है वो ब्रिटेन का सहयोग करेगा। आगे कह रहा है कथन एक कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग प्रदान किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, यह जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ए भी गलत है और आर जो है वो भी गलत है। आगे का कथन जो है वो कह रहा है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था, यह जो है वो सही है। और यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या भी है ए की। कह रहा है द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय महायुद्ध जो है वो 1945 में समाप्त हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक। फिर कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। आगे है पाकिस्तान की मांग। कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा किया गया था। कह रहा मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, तो सर मोहम्मद इकबाल जो है वो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिए थे। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुसलमान राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह जो है वो मोहम्मद इकबाल ने रखा था। कह रहा पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। कह रहा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था।
कह रहा है कि कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, किसके द्वारा कहा गया था? तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, यह जो है वो सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर है सर मोहम्मद इकबाल। आगे कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन है। वो दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। और असहयोग आंदोलन में उसने भाग नहीं लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी, तो यह हुआ था 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। कह रहा है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो यह जो है वो रहमत अली ने लिखा था। आगे है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह जो है वो 1940 में पारित किया गया था। फिर है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, तो खलीक जुमा ने पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव जो है वो रखा था। कह रहा मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? तो यह जो है वो लाहौर में हुआ था। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था, तो लाहौर अधिवेशन में किया था। कह रहा वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो पाकिस्तान दिवस कब? 23 मार्च 1943 को। कह रहा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है वो किया गया था। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। कह रहा महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे, तो प्रथम सत्याग्रही किनको चुना गया था? विनोबा भावे को चुना गया था। और दूसरे किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कह रहा व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे है क्रिप्स मिशन 1942। कह रहा है कि भारत में क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कह रहा है ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टॉपर्ट क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। तो भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, और भारत का संविधान जो है वो भारत की जनता के द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए। तो यह जो है वो ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो कि सर स्टॉपर्ट क्रिप्स लाए थे, मतलब क्रिप्स मिशन का यह जो था वो उद्देश्य था। कह रहा है कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद पश्चात जो है वो भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद जो है वो प्रदान करना था। कह रहा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया जाना, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य करना, और कोई भी सूबा जो है वो भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। ये जो है वो क्रिप्स मिशन में ऐसा कहा गया था। आगे कह रहा है कि वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था। यह बात कर रहा है महात्मा गांधी की। कह रहा है क्रिप्स प्रस्ताव में सम्मिलित प्रावधान है, तो क्रिप्स प्रस्ताव में सम्मिलित प्रावधान है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। कह रहा है वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, तो किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। आगे कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद। कह रहा गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो लॉर्ड लिंथिंगो जो है वो महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 को बरघा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो बरघा में पारित किया गया था। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड बेबल। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो बम्बई के जिस मैदान से पारित किया गया था वो कौन है? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक से किया गया था। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने
तो महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुता स्वीकार करने को कहा था। कह रहा है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह जुड़ा हुआ है। तो यह जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। फिर आगे है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। फिर कह रहा है करो या मरो का संबंध है, तो करो या मरो का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। कह रहा बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो कब? यही 1942 में। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है, तो यह आंदोलन जो है वो स्वतः प्रवर्तित था। इसमें समान श्रमिक वर्गों को आकर्षित जो है वो नहीं किया था। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। भले ही इसको चर्चित बना दिया था या यूज किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन अगर यूसुफ मेहर अली ऑप्शन में रहे, महात्मा गांधी भी रहे, तो आप यूसुफ मेहर अली को टिक कीजिएगा। कह रहा है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? तो इस सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जो है वो नहीं किया था। आगे कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कह रहा 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावित किया गया था। तो 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कह रहा भारत छोड़ो प्रस्ताव को आलेख बनाया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है वो महात्मा गांधी ने बनाया था। कह रहा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? तो 1940 के बाद 1946 तक कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। बीच में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी सारा कुछ डिटेल्स वाले क्लास में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तब आपका जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का फल था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के निराशक का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है वो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे, तो कौन? राम मनोहर लोहिया। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कह रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लुई फिशर। कह रहा महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। कौन था लुई फिशर? एक क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे, तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो है वो सबसे अधिक बिहार और संयुक्त प्रांत में व्यापक रहे थे। आगे कह रहा है कि लॉर्ड लिंथिंगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। और कह रहा है कुछ क्षेत्र में किसान जो है वो व्यापक जन आंदोलन में खड़े हो गए थे, ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी है। आगे कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो कहाँ भेजा गया इनको? बांकीपुर जेल में भेजा गया, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंबई में बंदी बनाया गया था। आगे है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। आगे है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा जो है वो पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन था? तो इसमें अधिकतम प्रभावी जिला था मुंगेर। कह रहा जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ही।
कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, ये बिल्कुल सही है। और करो या मरो का नारा जो है वो लोगों के मन में प्रवेश कर गया, ये भी सही है। ए और आर जो है वो दोनों सही है तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। आगे है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ये गलत है। तो यहाँ पे ए सत्य है और आर जो है वो असत्य है। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। आगे है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन में। कह रहा आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई है, तो अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना जो है वो बलिया और सतारा में किया गया था। कह रहा है बंगाल के मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, तो कब? 1942 में हुआ था। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज के समय का तकाजा था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1935 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल में से एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में क्या था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल था। कह रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन कूट संबंधित है, तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वो यह कूट था, जेल में गांधी के आमरण अनशन से यह जो है वो संबंधित था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, भारत का विभाजन, अंतरिम सरकार का गठन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।